नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र में बात आज हरियाणा की। हरियाणा में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने हरियाणा संकल्प यात्रा के जरिए अग्निवीर, किसान, पहलवान, दलित उत्पीड़न को चुनावी मुद्दा बनाया है। वहीं बीजेपी भी सियासी जंग में मुखर है और हमलावर तेवर अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज हम हरियाणा के राजनीतिक चौसर के सभी दांव पेच को समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा का रण गरमा रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। इसी क्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंबाला के नारायणगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर योजना देश के जवानों की पेंशन चोरी का नया तरीका है। उधर इस दौरान प्रियंका ने कहा कि ये सम्मान की लहर है, इसको और मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले उन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। उधर कांग्रेस की तरह बीजेपी भी हरियाणा में अंतर्कलह से जूझ रही है। बीजेपी ने अपने नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने वाले 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के आरक्षण वाली 17 सीटों को लेकर तैयार किया है। वह कांग्रेस में कुमारी शैलजा की उपेक्षा का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी कई फ्रंट पर कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहन और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। अब यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है। कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है। जाहिर है कि विधानसभा की लड़ाई तेज हो चुकी है। गेंद जनता के पाले में है और फैसला वही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हरियाणा में आर पार की लड़ाई अब खुले तरीके से दिखने लगी है और हो भी क्यों ना। 5 तारीख को चुनाव होने हैं, 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। वक्त काफी कम है, इसलिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह मतदाताओं को साधा जाए। यदि कांग्रेस की बात करें तो विजय संकल्प यात्रा उन्होंने निकाला है और राहुल गांधी बिल्कुल फुल फॉर्म में हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन, जो अमूमन उनके साथ दिखती है और चुनावी समर में उनका भरपूर सहयोग देती है, प्रियंका गांधी, वह भी उतरी हुई हैं। ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी दोहरी चुनौती है वहां पर, क्योंकि एक तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, उसके बाद
यदि किसानों की बात करें, जाटों की बात करें, महिलाओं की बात करें, अग्निवीर का एक मुद्दा है जिसमें युवा इन्वॉल्व है, उसकी बात करें, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में क्या है और उसकी मिजाज क्या है और वह किसके ऊपर अपना भरोसा जताती है और किसे सिंहासन पर फिर से बैठाती है। हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे और हरियाणा में इस चुनावी समर को लेकर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामराजी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही साहब भी जुड़ चुके हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले विद्रोही साहब आप ही के पास आएंगे। मौका इस बार आपके पास भरपूर है क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और ऊपर से जिस तरह आपके शीर्ष नेता, यदि मैं उनका नाम लूं तो राहुल गांधी, विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से हरियाणा के जनता के मन को टटोलने की कोशिश और फिर उसी से वोटों की भी साथ बिछाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप इस पूरे यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं और हरियाणा के जनता के दिल में क्या है? क्या समर्थन मिलेगा इस बार आपको विद्रोही से? देखिए हरियाणा की जनता तो पहले ही हमारे पक्ष में खड़ी थी और हम जीत रहे थे। अब राहुल गांधी जी की आज की विजय संकल्प यात्रा के बाद वो आंधी के रूप में बन गई और उसकी बौखलाहट स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रदर्शित कर दी। मुख्यमंत्री जी आज ही बयान दे रहे हैं कि भाई 15 दिन से पहले तक कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया था, आज क्यों आ रहे हैं? अब हमारा नेता कब आए, कब न आए, कब हमारे प्रोग्राम होंगे कि ये भाजपा तय करेगी। दूसरी बात, वो झूठ बोल रहे हैं। 26 तारीख को तो राहुल गांधी 2 रैली कर गए हैं। बीजेपी के सर्वोच्च नेता मोदी जी ने 3 रैलियां की हैं और राहुल जी ने 2 रैलियां करी हैं। 26 तारीख को आए थे, आज तारीख है 30 और वो कह रहे हैं 15 दिन से कोई नेता नहीं आया। तो जब मुख्यमंत्री ये भाषा बोलने लग जाता है तो इसका मतलब है वो लाडवा से हार रहे हैं, फंसी हुई है उनकी सीट और उन्हें लगता है राहुल गांधी की, आज वो लाडवा भी जाएंगे। राहुल गांधी जी लाडवा की रैली के बाद, कार्यक्रम के बाद उनकी और हार निश्चित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा मान चुकी है और भाजपा का नेतृत्व भी मान चुका है। वो मुद्दों की बात नहीं करता, हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं देता, वो उन्होंने क्या उपलब्धियां की है ये नहीं बताते। उनका एक ही काम है, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में गुटबाजी है। अब शैलजा जी आज पहले भी साथ आ गई, आज भी आ गई। आज भाजपा के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहने चाहिए। अरे हमारे दिल मिल रहे हैं, हमारे हाथ भी मिल रहे हैं। आप अपना चुनाव प्रचार करो, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी खुद खट्टर जी को अपनी सभाओं में नहीं ले जाते, क्यों? वो जानते हैं कि भाई खट्टर जी का चेहरा देखकर जो कुछ वोट मिलेगी वो नहीं मिलेगी। मोदी जाते हैं तो कहीं अनिल भी जाते हैं क्या? राव इंद्रजीत आते हैं क्या? कल ही परसों मेरे यहाँ अमित शाह जी आए थे नांगल चौधरी के अंदर, कोई भी ना सांसद गया। आप सोचिए, ना सांसद गया क्योंकि राव इंद्रजीत के समर्थक है, ना राव इंद्रजीत गए और ना भाजपा के सबसे पुराने नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा, वो भी महेंद्रगढ़ के ही हैं, उनकी टिकट कट गई, ना वो गए। जब आप ये हालत हो गई है कि जिस जिले के अंदर आ रहे हैं अमित शाह जी, इनके सर्वोच्च नेता है मोदी जी के बाद, उनके कार्यक्रम में उस जिले के नेता ही नहीं जा रहे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं अभय सिंह का, नांगल चौधरी की टिकट का। रेवाड़ी के अंदर आए इंद्रजीत के बुलावे पर अमित शाह, वहां भाजपा का कोई नेता नहीं गया। जितने पुराने भाजपा के कार्यकर्ता है वो नहीं गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, भाजपा के पूर्व विधायक है रेवाड़ी से रणवीर सिंह जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी कि भाई डान की सभा है ये, मतलब राव इंद्रजीत द्वारा आयोजित सभा है, डान। ठीक है क्या? और मैं डान की सभा में नहीं जाऊंगा। तो आप बताइए, विवाद उनके यहाँ है या विवाद हमारे यहाँ? हम तो एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीतेंगे और राहुल गांधी ने इसको आंधी बना दी। ओके विद्रोही साहब, तो आप सुन रहे थे ना शर्मा साहब, विद्रोही साहब क्या कुछ कह रहे थे और ये जो स्वर हैं इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस छलकता है और जब आप 8 नेताओं को निष्कासित करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। ऐसे में आप दूसरों का घर देखने से बजाय अपने कुनबे को भी देखिए कि ऑल इज वेल है या फिर इस बार पटखनी खाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से चौतरफा हमला आपके ऊपर हो रहा है, वैसे में क्या जनता के मन में अभी भी बीजेपी को लेकर विश्वास है या इस बार अब मामला साफ है? शर्मा साहब देखो,
जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उनको गद्दी पे बैठाया, प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाया, तो आगे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और लेकिन जनता ताकत के कम भी हो आशीर्वाद गई से- ना, इस बार 2 बैसाखी के साथ बनना पड़ा है सर, इसको तो मानिएगा ना। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका रीजन है, हमने जो 5 सीट लूज करी है ना, उसका रीजन है। उसका कारण क्या है? कांग्रेस ने बहुत भारी झूठ बोला, कांग्रेस ने झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है और इन्होंने तो बहनों को भी नहीं बख्शा। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर हैं। अरे इन्होंने बहनों को जो झूठे गारंटी कार्ड बांटे थे, वो गारंटी कार्ड लेकर बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाई खटाखट फटाफट वालों, ये गारंटी कार्ड देख लो, हमारे पैसे तो दे जाओ। शर्मा साहब, चौटाला साहब को आपने निष्कासित कर दिया, इतने कद्दावर नेता। रंजीत सिंह चौटाला की बात कर रहा हूं, आपके पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसी क्या परिस्थिति नौबत आ गई कि इतने कद्दावर नेता और आपके पार्टी के सदस्य को आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ, जो पार्टी के नियमों के, पार्टी के संविधान के खिलाफ काम करता है, कोई भी हो, चाहे मैं ABCD में नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई भी हो चाहे, तो पार्टी स्वाभाविक है उसको निष्कासित करेगी। पार्टी में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं। जब वो पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो इसका मतलब वो पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। पार्टी का नुमाइंदा नहीं है तो पार्टी उसको क्यों रखेगी? ठीक, एक बात। अच्छा, दूसरा, मैं जिस टॉपिक पे शुरू किया था आपने, वो बताना चाहूंगा, ये हमारे में तो खोट काट रहे थे हमारे बड़े भाई वेद प्रकाश विद्रोही जी, और ये जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, काठ की हंडी चढ़ाई, और वो काठ की हंडी नीति चढ़ चुकी है, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता जाग चुकी है, जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। और केंद्र की भांति प्रदेश में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और आदरणीय नायब सैनी जी जो बहुत ही मतलब युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ लोकप्रिय हैं, और लगभग 58 साल हरियाणा बने हो गया। हमने SC/BC समाज का, हमें हमारी पार्टी में सम्मान है, हमने सम्मान करते हुए OBC समाज से हमने CM बनाया, और इन्होंने ना तो आज तक SC/BC समाज से कोई CM बनाया और ना ही डिक्लेयर किया। ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस वोट में कन्वर्ट हो पाएगा तब अलग बात होगी। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। आऊंगा आपके पास सर, बिल्कुल समझ गए। भूपेंद्र सिंह साहब, आप पार्टी के प्रवक्ताओं को तो सुन रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से आप काफी हद तक वाकिफ हैं। क्या इस बार जो किसान के मुद्दे की बात करें, MSP की बात करें, महिला पहलवानों की बात करें, जाटों की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, क्या ये जो सारे मुद्दे हैं ये हवा में यूं ही तैर रहे हैं, या फिर इन मुद्दों का कुछ असर जमीन पर भी दिखेगा यदि हम हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं तो? देखो, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 1 मिनट, शर्मा साहब आएंगे आपके पास। भूपेंद्र सिंह साहब के लिए ये मेरा सवाल था सर। नहीं, ठीक है, आपकी बात सुन लिए। भूपेंद्र सिंह साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। जी देखिए, क्या है, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इस समय हरियाणा का जो पहला जो 1 तारीख को चुनाव होना था, वो चुनाव आयोग ने 5 तारीख के लिए डेट शिफ्ट कर दी थी और 8 को काउंटिंग होगी। तो ये आप बिल्कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस बार काफी मेहनत की है, और मेहनत का उनके कई कारण हैं। जैसे आपने अपने बताया कि जिस तरह से अग्निवीर योजना, वहाँ पे आर्मी के लोग और खिलाड़ी तो मुख्यतः उस राज्य से निकलते हैं, तो उनके लिए अग्निवीर योजना को जो मेंटेन लेके गए हैं कि उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरी तरह उन्होंने जिस तरह से उनका जो शासन, जो खट्टर जी से लोग बहुत नाराज थे उस समय वहाँ के राज्य में, और उनकी जो व्यवस्था से, तो उसका भी एक परिणाम हुआ, जिसको उन्होंने OBC के सैनिक के रूप में लाए, और भी चुनाव से पूर्व भी लाए हैं वो। तो वो जो उनकी जो रचना है, अब वो कहाँ तक जनता के रूप में आ सकती है, लेकिन अभी जो
प्रियंका जी की रैली चल रही है। अभी इन्होंने अपने पुराने जो मंत्री थे चौटाला जी उनको निकाला है। तो ये सब चीजें अंतर विरोध तो अंदर पार्टी में आ रहा है। बिल्कुल। और कांग्रेस स्प्रिट से चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने एससी वोट के लिए कहा था कि शैलजा जी नाराज कर रही हैं, लेकिन केंद्र के उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने हस्तक्षेप किया और उनको एक ही मंच पे ले आए। तो वो भी एक उनका काफी जो एक प्रभाव था, जो कि 20 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो एससी मतलब 17 सीटें हैं और जो 20% वोट है लगभग वहाँ पे, जो एक प्रभावशाली 17 सीटें होती हैं और जो अनुसूचित जाति की हैं, इन चीजों का भी कैलकुलेशन उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। जाट के नेता हैं ही होंडा जी, और उनका जो जाट का जो ध्रुवीकरण था वो जो निश्चित रूप से उनके पैकेज में आ रहा है। तो बीजेपी के लिए डगर बहुत कठिन है, ये तो बिल्कुल बात मुश्किल है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व भी काम कर रहा है, वहाँ पे राहुल गांधी की भी रैली हुई और प्रियंका जी ने भी कर रही है। अभी लगभग उनकी जो 12 विधानसभाओं को कवर करेगी, जो 3 तारीख तक चलेगी। तो वो सब जो प्रभाव है और जो एक कांग्रेस जिस तरह से अभी जो लोकसभा में प्रदर्शन किया और जो अपनी सीटें बढ़ाई, तो उनके अंदर एक जो स्पिरिट आई है और संगठन में जो मजबूती आई है और उस तरह से वो काम कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है और राज्य को फीडबैक भी दे, जातिगत हिसाब से भी काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम सत्ता में इस तरह से अगर छोटे छोटे राज्य भी अगर हम जीतते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने जो ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में, और जिस तरह से उनका राजनीतिकरण हुआ और फिर उन्होंने टिकट दिया, तो वो भी एक पैकेज के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से उनको काउंटर करती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके भूपेंद्र सिंह साहब, विद्रोही साहब, तो इस बार ग्राउंड पर आपके लिए काफी कुछ अच्छा दिख रहा है, ये तो ठीक है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सिंह साहब ने भी बताया क्या, लेकिन ये जो फैक्टर है जिसमें महिलाएं शामिल हैं, किसान शामिल हैं, युवा शामिल, और खासकर अग्निवीर योजना की बात करेंगे क्योंकि हरियाणा से एक बहुत बड़ा चंक निकलकर सेना में जाता है, क्या यह जो राहुल गांधी ने बात कही है कि यह तो पेंशन चोरी की जा रही है, और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल ये एक कोड ला करके सामने रख दिया है, क्या ये आपके लिए बिल्कुल एडवांटेज के तौर पर काम करेगा? और आपको क्या लगता है जो विकास के मुद्दों की बहुत ज्यादा बीजेपी अभी बात नहीं कर रही और आपको घेरने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं उस विकास के मॉडल को भी धक्का दे रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न केवल राहुल गांधी जी ने इनकी पोल खोल दी, अभी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी बात को अमित शाह ने और पुष्ट कर दिया। अमित शाह ने हरियाणा में आकर कहा है कि भाई हम जो अग्निवीर हैं इनको रिटायर होने के बाद हरियाणा में सरकारी पक्की नौकरी देंगे। क्या शब्द प्रयोग किया है? पेंशन सहित सरकारी पक्की नौकरी। अब आप बताइए, हरियाणा के अंदर जो सरकारी कर्मचारी आज काम कर रहा है उसको तो पेंशन मिल नहीं रही, और ये अग्निवीरों को पेंशन वाली पक्की नौकरी देंगे। तो लोग इन पर हंस रहे हैं कि कितने बड़े झूठे लोग हैं कि जिस प्रदेश में पेंशन स्कीम खत्म भाजपा ने करती है, इनकार कर दिया है कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे, वहां अग्निवीरों को बहका रहे हैं कि आपको पक्की पेंशन वाली हरियाणा में नौकरी देंगे। तो ये पेंशन चोर है, और सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने, आम जनों ने इस बात को मान लिया और किसानों के प्रति एक किस तरह विद्वेष की भावना रखते हैं। ये खट्टर जी के बयान, खट्टर जी ने कंगना जी के बयान का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, यहाँ तक कहा कि वे काले कृषि कानून वापस लाएंगे, किसान नहीं है ये नकली किसान है। तो और युवा बेरोजगारी के चक्की में दिख रहा है, किस तरह भारी बेरोजगारी है, किस तरह हरियाणा के लोग विदेश गंदगी के माध्यम से जा रहे हैं और पूरा हरियाणा बेरोजगारी पर खड़ा है। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ एक यौन शोषण हुआ, उसको मंत्री बनाए रखा, कुश्ती पहलवानों ने धरना दिया जो हरियाणा के थे, ब्रजभूषण के पक्ष में आप भी बोल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं जब दिनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से कि ब्रजभूषण सही थे और ये सारा जो आंदोलन था वो झूठा था, ब्रजभूषण को बदनाम करने वाला था, ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इनकी मानसिकता का। और जिस व्यक्ति को दिनेश फोगाट के खिलाफ इन्होंने खड़ा किया है, अगर आप उनका किसान आंदोलन का ट्वीट देख लो तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह शाहीन बाग के लोगों को
दिल्ली से पीट कर भगाया था, उसी तरह इन किसानों को पीट कर भगाना होगा। ठीक। ऐसे व्यक्ति को ये वीरेश फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़वा रहे हैं। और अपराधियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो रानिया के उम्मीदवार हैं उनको क्या कहा था? नशा तस्कर। और जो जिसके खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार रख रखा है वो गैंगस्टर की बीबी। और अभी आप कह रहे थे रणजीत चौटाला केवल मंत्री नहीं थे सर, वो हिसार से इनके लोकसभा सांसद भी थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कह रहे ना पार्टी नियमों की बात, इनके सांसद नवीन जिंदल जी हैं और नवीन जिंदल की माता श्री चुनाव लड़ रही है निर्दलीय। निकाले ना नवीन जिंदल को, नवीन जिंदल अपनी माँ की मदद कर रहा है, अगर हिम्मत है तो निकालो उसको पार्टी से। ये दोगले लोग हैं, दोहरी मानसिकता के लोग हैं और जो लोगों को ठगने वाले लोग हैं। और जनता में सर इनकी पोल खुल चुकी है, जनता मान चुकी है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है ठीक। और इनकी बुरी गत बनने वाली है। ओके, तो शर्मा साहब लेकिन एक बात तो है ना, अब कंगना रनौत एक आम व्यक्ति तो नहीं है, अब वो एक सांसद है। सांसद के तौर पर जिस कानूनों को आपने वापस किया था, अगर आपकी सांसद कहती है कि वो कानून सही थे फिर से आना चाहिए, वो क्या कहानी हुई, उनको क्या कुछ करना पड़ा, इसके लिए हम सबने देखा है। लेकिन आप मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय अब कांग्रेस साफ तौर पर कहती है कि आप उनके मुद्दों पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है? अनिल विज साहब ने पहले ही अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है कि सीएम तो हम भी बनना चाहते हैं। खट्टर साहब को आपने किनारे कर दिया, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी दी, वो बात अलग है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो टोटलिटेरियन में जो फैक्टर्स हैं ये आपके पक्ष में जाएंगे या फिर हवा बदल जाएगी? शर्मा साहब देखो, महत्वाकांक्षा हर एक आदमी में होती है और हर एक आदमी की इच्छा होती है और अपनी इच्छा का इजहार करना कोई बुरी बात भी नहीं होती। लोकतंत्र में हर एक आदमी अपनी इच्छा का इजहार कर सकता है। और दूसरा, जिस तरह से हमारे बड़े भाई कह रहे थे और आपके विश्लेषक कह रहे थे कांग्रेस का माहौल है, अरे मेरे भाई कहाँ कांग्रेस का माहौल है? और ये विनेश फोगाट जी की हमारी जो बेटी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अरे मेरे भाई हमने तो पहले उसको जीता हुआ घोषित कर दिया था। और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ट्वीट करके अपनी बिटिया को बधाई दी थी। अगर हमारी बेटी जीत गई, अगर हमने तो बेटा पहले जीता हुआ मान लिया। हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय है आदरणीय नायब सैनी जी, उनको पहले कह दिया हमने अपनी बेटी को जीता हुआ मान लिया। और जीते हुए जो विजेता का सम्मान होता है वही किया, 4 करोड़ रुपया दिया और वही सम्मान दिया। इन्होंने उसका कैरियर खराब कर दिया। जुलाने हल्के से चुनाव लड़वा रहे हैं, ये कह रहे हैं इनके खिलाफ कैंडिडेट वो उतार दिया। अरे इनके खिलाफ कैंडिडेट कौन है बड़े भाई, देख तो ले। जो सर इतनी सीनियर खिलाड़ी है, कोई किसी का मन कैसे बदल सकता है सर? उनके मन में भी तो कुछ होगा ही ना। कैप्टन योगेश बैरागी जी उनके खिलाफ जो कैंडिडेट है भाजपा के, हमारे जो कैंडिडेट हैं, और वो जीत रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है उनके ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, आप सबका दावा है और आपके अपने वादे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आज हम जो बात कर रहे थे वो हरियाणा में आर पार की बात कर रहे थे। सबके अपने दावे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जमीन पर क्या है और जनता के मन में क्या है? क्या वह उन पुराने हर उन बातों को लेके आगे बढ़ेगी या अब कुछ नया टटोलने की भी कोशिश करेगी? लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।